Hello students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your CS December 2024 attempt. So revision series has officially started from yesterday. कल मैंने डाली थी एग्जीक्यूटिव के लिए वीडियो. दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ डायरेक्टर्स. राउंड अबाउट 25 मिनट्स की वीडियो थी. डायरेक्टर्स में हमने दिन रिवाइज किया था क्योंकि पार्ट बी में सबसे ज़्यादा बड़ा टॉपिक वही है. और आज है क्लास 1 ऑफ CS प्रोफेशनल. येस, अगर आप CS प्रोफेशनल के बच्चे हो, रिविजन कर रहे हो, सो दिस सीरीज बिलोंग्स टू यू, राइट. आज से हम स्टार्ट करेंगे रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट की राउंड अबाउट में 12 क्लासेस लूँगी आपकी, एंड ऑब्वियसली 12 to 13 क्लासेस में ये टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट 2-3 वीक्स में ख़त्म हो जाएगा. एंड वाई एम आई टेकिंग सो मेनी क्लासेस? बिकॉज ये टॉपिक्स थोड़े से एग्जैजरेटेड है. ऑफकोर्स वंस यू कम टू द एंड तो ये टॉपिक्स जो हैं, जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, राइट. सो फील फ्री टू चेक द कंटेंट आई क्रिएट. और अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर दो. आपसे मुझे सिर्फ इतना कंसिड्रेशन आपके एंड से ये होना चाहिए कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर करो एंड मेक श्योर टू लीव अ स्वीट कमेंट कि आपको ये सेशन कैसा लगा. वाई हैव आई पिक्ड रिस्क मैनेजमेंट? हम सबको पता है कि रिस्क मैनेजमेंट 20 मार्क्स का टॉपिक है ESG में. ESG जो कि प्रोफेशनल का पेपर नंबर 1 है, मॉड्यूल 1 का. उसमें जो रिस्क मैनेजमेंट जो पार्ट 2 है वो ओल्ड में भी है, न्यू में भी है, दोनों में है ये टॉपिक. ओल्ड में भी है एंड न्यू में भी, एंड इट कैरीज 20 मार्क्स. तो 20 मार्क्स के टॉपिक के लिए पढ़ना तो देखो बनता ही है, राइट. एक चैप्टर है सुपर स्कोरिंग है, राइट. अब नोट्स कहाँ से मिलेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मेरे टेलीग्राम चैनल से. मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा और वहाँ से हम नोट्स जो हैं आप ले सकते हैं, ठीक है. पहले हम जितनी भी डिस्क्रिप्शंस हैं वो पढ़ लेंगे एंड वंस दीज क्लासेस आर ओवर, साथ साथ में ही मैं जो है केस स्टडीज़ भी आपको बाद में करवा दूंगी, ठीक है. नाउ मूविंग टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट 20 मार्क्स का टॉपिक है, ठीक है. तो 20 मार्क्स के टॉपिक में आपको ऑलमोस्ट सब कुछ पता होना चाहिए. तो आज हम शुरू करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की क्लास नंबर 1. रिस्क मैनेजमेंट क्या? रिस्क, सबसे पहले रिस्क क्या होता है, ठीक है. रिस्क इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड जो हम अपने आसपास अमूमन सुनते हैं, राइट. सो रिस्क होता क्या है? रिस्क इज बेसिकली एक्सपोजर टू द पॉसिबिलिटी. मतलब रिस्क होता है शायद ऐसा कुछ ना हो जाए, शायद लॉस ना हो जाए, राइट. इंक्वायरी ना करवानी पड़ जाए, एडवर्स या अनवेलकम सर्कमस्टांस ना हो जाए, या चांस और सिचुएशन इन्वॉल्विंग सच अ पॉसिबिलिटी, या ऐसा कोई भी चांस या ऐसा कोई भी सिचुएशन जहाँ ऐसा कुछ हो सकता है, राइट. एंड वाई दीज ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट? वाई रिस्क मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट? क्योंकि रिस्क जो है वो बहुत ही, आई ऑलवेज से दिस कि रिस्क बहुत ही कॉमन चीज़ है. आप कोई भी काम करते हो रिस्क उसके साथ आता है, ठीक है. आप कोई डिग्री ज्वाइन करते हो उसके साथ एक रिस्क इन्वॉल्व है. स्पेशली आप कोई बिजनेस जब स्टार्ट करते हो उसके साथ रिस्क इन्वॉल्व है, राइट. कोई भी बिजनेस रिस्क फ्री नहीं होता. अगर कोई आपको कहता ना कि ये बिजनेस तो रिस्क फ्री है, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट. रिस्क हर चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है. हाँ, रिस्क की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन रिस्क के बिना कुछ नहीं हो सकता, राइट. रिस्क की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होने के ऊपर भी आपकी विल पावर कितनी है, या आपके पास कितना आई वुड से विल पावर है, स्टैमिना है, या कैपेबिलिटी है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो. आपको लगता है यार इतना रिस्क मैं उठा सकता हूँ, और कितना रिस्क आप नहीं ले सकते, आप सेफर स्पेस में रहना चाहते हो, राइट. इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. तो कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना रिस्क के तो चल ही नहीं सकता. तो सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज रिस्क. क्या होता है? रिस्क होता है एक तरीके से एक्सपोजर. एक्सपोजर के लॉस हो सकता है, इंक्वायरी हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है अनवेलकम सर्कमस्टांसेस, एडवर्स सर्कमस्टांसेस, सडनली पॉलिटिकल चेंजेस हो जाएं, सडनली गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदल जाएं, सडनली लोगों को हमारा प्रोडक्ट ही पसंद आना बंद हो जाए, या कोई नया कंपेटिटर आ जाए. हर चीज़ में रिस्क है, हर चीज़ में रिस्क है. या कोई भी ऐसा चांस या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो इस पॉसिबिलिटी को लेकर आ सकती है, वो होता है रिस्क. यानी कि किसी भी इस तरीके की अनवेलकमिंग या लॉस ब्रिंगिंग पॉसिबिलिटी को जब ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोज हो जाता है, नए कंपेटिटर्स के आने से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होने से, नए टैक्स रेट्स के आने से, कोई फ्रेंडली रिलेशंस खराब होने से, दैट इज ऑल रिस्क, दैट इज ऑल रिस्क. लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि रिस्क के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता. सो वी से नो रिस्क नो रिटर्न. लेकिन अगर आप सोचते हो कि भाई हम रिस्क फ्री ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल है ही नहीं. क्योंकि रिस्क के बिना
रिस्क इज अटैच टू एवरीथिंग, सो नो रिस्क नो रिटर्न। अगर आप कहते हो कि कोई रिस्क नहीं होगी तो फिर आप किसी प्रॉफिट का, रिटर्न का मतलब यहाँ पे होता है प्रॉफिट, किसी प्रॉफिट का, किसी रिटर्न का भी एक्सपेक्टेशन मत रखो। सो नो रिस्क नो रिटर्न, राइट, नो रिस्क नो रिटर्न। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि रिस्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि स्ट्रेस, बट इट कैन बी कंट्रोल्ड और रिड्यूस, उसे हम कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, राइट, सीधी सी बात है। आप बोलो कि हम रिस्क को टोटली अवॉइड कर देंगे, नहीं हो पाएगा। रिस्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते, रिस्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। रिस्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, राइट, लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते। नो सस्टेनेबल एडवांटेज इज अचीवेबल विदाउट रिस्क मैनेजमेंट। और अगर आप सोचते हो कि हम रिस्क मैनेजमेंट करें ही ना, चलो जितना नुकसान होता है होने दो, देन देयर बी नो सस्टेनेबल एडवांटेज। आप लॉन्गर पीरियड के लिए सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपने रिस्क मैनेजमेंट करी ही नहीं। आप ये टॉपिक को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ लिंक कर सकते हो, CSR के साथ लिंक कर सकते हो, बिकॉज लाइक आई सेड, रिस्क हर चीज में है। और हमें क्या सीखने की जरूरत है? रिस्क मैनेजमेंट। हमने ये नहीं सोचना कि यार वो काम ही मत करो जिसमें रिस्क है, चलो जी काम ही खत्म। देन लाइफ में क्या करोगे? प्रॉफिट अर्न करना जरूरी है, रिटर्न अर्न करनी जरूरी है। तो अगर आप ड्यूरेबिलिटी चाहते हो, अगर आप लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, राइट। रिस्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे प्लानिंग से कंट्रोल भी कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं, राइट। और वाकई में रिस्क होता क्या है? अगर मैं इसे मॉनेटरी टर्म्स में देखूं, probability that an actual return on an investment will be lower than एन एक्सपेक्टेड रिटर्न। मैंने सोचा कि मैंने बिजनेस में जो है बहुत इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, मैंने बिजनेस में मान लो 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कम से कम 10 करोड़ का रिटर्न मुझे आना चाहिए प्रॉफिट वगैरह जोड़ने के बाद, राइट। मैंने 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी, अपने गुड्स मार्केट में डाल दिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, लेकिन सडनली एक कंपेटिटर आ गया, सडनली गवर्नमेंट ने पॉलिसी बदल दी, ठीक है, सडनली जिस कंट्री को मेजर एक्सपोर्ट जाता था उनके साथ हमारा थोड़ा सा फ्रेंडली रिलेशंस खराब हो गए, तो 10 करोड़ ना आकर के इस बार मुझे जो है 7 करोड़ आए। तो ये रिस्क है, ये 3 करोड़ रिस्क है, ये वो रिस्क है जो आपको समझना पड़ेगा, यही रिस्क है। यही होता है कि हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम रिटर्न आना। मैंने सोचा यार 10 करोड़ आना चाहिए, मैंने अपना सारा प्रॉफिट वगैरह जोड़ लिया, सब कुछ बढ़िया, तो 10 करोड़ आना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो गया, कुछ ऐसा अनवेलकम सर्कमस्टांस हो गए, कुछ ऐसा हो गया जो हमने एंटिसिपेट नहीं किया था, तो हमारा जो एक्चुअल रिटर्न है वो कम हो गया हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न से। उसे हम कहते हैं रिस्क, ठीक है। रिस्क को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल, ठीक है, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, हाउ कैन वी मैनेज द रिस्क? सिंपल 4 चीजें हम करते हैं। सबसे पहले हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं कि रिस्क क्या हो सकता है। मे बी कोई नया कंपेटिटर आ जाए, मे बी गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाए, मे बी जैसे मैंने अभी आपको बताया फ्रेंडली रिलेशंस खराब हो जाए, मे बी हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बंद हो जाए, मे बी कोई कंपनी जो है वो आके डंपिंग कर दे, ठीक है, मतलब फॉरेन डंपिंग जो होती है प्रोडक्ट की, जैसे चाइना करता है इंडिया में डंपिंग गुड्स की, राइट, या डोमेस्टिक वालों को जो है ऑनलाइन वाले एक कंपेटिटर बन सकते हैं। सो ये सारी चीजें रिस्क है। हर बिजनेस टाइप के लिए अलग अलग तरीके के रिस्क हैं, तो ये सारी चीजें एक तरीके से रिस्क हैं। तो सबसे पहले हमने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि रिस्क क्या हो सकता है, कितना रिस्क हो सकता है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। नंबर 2, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, राइट, समझने की कोशिश करो। जैसे मैं एक बहुत कॉमन चीज बताती हूँ, जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट प्लेसेस है, जो हमारी डोमेस्टिक दुकानें हैं, शोरूम्स हैं, जो शायद कुछ साल पहले बहुत फ्लरिश कर रही थी, क्योंकि पीपल वर नोइंग दैट ओनली, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, सब वहीं जाते थे, वहीं से शॉपिंग होती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन सडनली अमेजोन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, मिंत्रा आ गया, मतलब एवरीथिंग वेंट ऑनलाइन। उससे क्या हो गया, हम यहाँ बैठे बैठे दूर दूर से जो है अपनी पसंद की चीज़ें मंगा पा रहे हैं। तो डोमेस्टिक वालों के लिए बहुत बड़ा रिस्क है ये समझना कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली आजकल का जो लाइफस्टाइल है बहुत हसलिंग है, लोग भाग रहे हैं कामों के लिए। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम टाइम निकाल के शॉपिंग करने जाएं, ठीक है, इट्स वेरी लाइक कि हाँ भाई चलो कुछ ऐसा खरीदना है, मे बी फॉर एग्जांपल अब तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड, जैसे आप अगर कैरेट लेन को देखो, कैरेट लेन की भी वेबसाइट है, आप वहां से ऑर्डर कर लो, राइट। सो इट इज लाइक दैट, बिकॉज लोग जो है उनके पास अब इतना टाइम नहीं है, विमेन स्पेशली, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाएं, वो शॉपिंग करें। अच्छा पहले क्या होता था, भर भर के सामान घर में आता था, राशन आता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब वो ब्लिंकिट वालों ने भी बोल दिया कि भाई 10 मिनट में तुम्हारे घर पे आ जाएगा, बिकॉज इतनी जल्दी एक्सेसिबिलिटी नहीं है एक तो, ठीक है, पहले जैसे गए भाग के और दुकान से चीजें ले आए, अब एक्सेसिबिलिटी इतनी ईजी नहीं रहेगी। तो ये सारी चीजें उन्हें समझनी पड़ेंगी।
शायद उसके चलते आपने देखा होगा कि आजकल जो बहुत अच्छी शॉप्स है मार्केट में, उन्होंने भी अपना इंस्टाग्राम पे पब्लिसिटी स्टार्ट कर दी, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि आप ऑर्डर करो, हम आपके घर तक ले आएंगे। बिकॉज आपको रिस्क को अंडरस्टैंड करना है कि ये रिस्क आया क्यों, राइट? फिर आप उसे असेस करो, फिर आप उसे एनालाइज करो कि यार मतलब और ज़्यादा उसे एनालाइज करना कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो हमें कितना नुकसान होता है, ऐसा करेंगे तो हमें कितना फ़ायदा होता है। यू नीड टू असेस इट, राइट? एंड देन लास्टली यू नीड टू मैनेज इट। ये 4 स्टेप्स में हम रिस्क को मैनेज करते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाइंग द रिस्क, फाइंडिंग इट आउट कि क्या रिस्क है, फाइनेंशियल है, कंपेटिटर से है, एक्चुअल रिस्क हमारा किस चीज़ से है। नंबर 2, उसे अंडरस्टैंड करना, राइट? यू कैन नॉट लाइक पुट इट अंडर द कारपेट कि यार ठीक है जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ही ये है, बी प्रिपेयर्ड। जब हम कहते हैं ना व्हेन वी आर प्रिपेयर्ड वी आर हाफ वे डन, राइट? बिकॉज हमें पता है कि यार हमारी तैयारी है, हम चीज़ों को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, राइट? नंबर 3, असेसिंग रिस्क, रिस्क को असेस करो, रिस्क को एनालाइज करो कि रिस्क कहाँ से आ रहा है, इस रिस्क को हम कैसे जो है कम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें करो। एंड नंबर 4, मैनेज द रिस्क। इससे होगा क्या? अब आपको ये तो पता चल गया रिस्क मैनेजमेंट क्या है। अब आप बोलोगे कि मैम इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तो होगा क्या? तो ऑर्गेनाइजेशन में कंसिक्वेंसेस कम हो जाएंगे जब हम पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं। जब हमें पता है कि यार ऑनलाइन पे ना सेल आने वाली है, अमेजोन वाले अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, सेल से पहले पहले ही अपनी दुकानों के बाहर भी लगा देंगे सेल दिस सेल दैट, यू नो, फ्लैट दिस ऑफ, फ्लैट दैट ऑफ। हम इंस्टाग्राम पे रीलें डाल देंगे कि आप हमारे पास आइए, हम आपको ऑनलाइन से भी सस्ता देंगे, क्योंकि वी आर वेल प्रिपेयर्ड, राइट? इस बार क्या किया हमने रिस्क को पहले ही मैनेज कर दिया। अच्छा, साथ वाली दुकान वाला सेल करेगा, ठीक है, हम पहले ही कंसिक्वेंसेस को जो है मिनिमाइज कर लेंगे, बिकॉज नाउ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। अब हम ऐसे नहीं बैठे कि अचानक से रिस्क आ और हमें पता ही नहीं कैसे करना है उसे मैनेज, तो हमने पहले से कंसिक्वेंसेस जो है उसको मिनिमाइज कर दिया। एंड नंबर 2, चांसेस ऑफ फेलियर भी ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। हाउ? ऑफ कोर्स यार, जब आप पहले से प्रिपेयर्ड हो, आपको पता है कि ऐसा हो सकता है, मेरा कंपेटिटर मुझसे कम दामों में चीज़ें बेच सकता है, ऑनलाइन पे लोगों को ज़्यादा वैरायटी ज़्यादा कम प्राइस पे मिल सकती है, तो हम उस चीज़ के लिए रेडी हैं, हम उसके लिए पहले ही प्रिपेयर्ड है, तो हम अचानक से फेल नहीं हो पाएंगे, बिकॉज वी हैव प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी ऑलरेडी विद अस, राइट? ये फर्क होता है रिस्क मैनेजमेंट का। 4 स्टेप्स में हम इसको रिस्क को मैनेज करते हैं। पहले हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम उसे असेस करते हैं, और फिर हम उसे मैनेज करते हैं। और इसका फायदा क्या होता है? 2 फायदे होते हैं। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में करते हो तो आप कंसिक्वेंसेस को मिनिमाइज कर लेते हो एंड चांसेस ऑफ फेलियर को भी रिड्यूस कर देते हो, राइट? तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? और अगर आपको इससे भी ज़्यादा अच्छी इफेक्टिव मैनेजमेंट करनी है, देन द बेस्ट पार्ट इज वैलिडेट इट्स कंप्लायंसेस विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बहुत सारा रिस्क जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है? इसीलिए पार्ट ए में फर्स्ट चैप्टर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पढ़ते हैं, जैसे कि बोर्ड ने क्या बराबर से अपना काम किया कि नहीं किया, क्या आपने रिपोर्टिंग अच्छे से करी कि नहीं करी, यू नो, आपके ऑर्गेनाइजेशंस में जो जो लॉज एप्लीकेबल होते हैं वो आप फुलफिल करते हो नहीं करते हो, फॉर्म्स टाइम पे भरते हो नहीं भरते हो। मतलब कंप्लायंसेस आर पोजिंग अ बिगर रिस्क दैन एनीथिंग एल्स। कुछ प्रीवियस टाइम्स में आपने देखा होगा जैसे कि कई कंपनीज हैं जिन्होंने कंपनी सेक्रेटरीज नहीं रखे, ट्रिब्यूनल्स ने लाखों का फिर पेनल्टी ठोकी है, बिकॉज नाउ द प्रॉब्लम इज कि कंप्लायंसेस जो है वो मजाक नहीं है, ठीक है? सबसे पहले तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड जितने कंप्लायंसेस है उनका ध्यान दो, उनसे कोई रिस्क अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 1 आपका, अगर यकीन मानो कंप्लायंसेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अगर आपने ध्यान रख लिया, 80 to 90% यू आर सेव्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर 2, reassures that business being managed properly governing principles। दूसरी चीज, जब आप इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट करते हो, नंबर 1 आपने कंप्लायंसेस बराबर सी की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आप बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करते हो, यू नो, चाहे वो गुडविल है, चाहे वो ट्रस्ट है गवर्नमेंट का, चाहे वो सोसाइटी का ट्रस्ट है। एंड नंबर 2 हमें पता चलता है कि आप सबकी भलाई के लिए काम कर रहे हो, आप सोसाइटी एट लार्ज के लिए काम कर रहे हो, आप शेयर होल्डर्स के लिए भी काम कर रहे हो, आप कस्टमर्स के लिए भी काम कर रहे हो, आप एम्प्लॉयज़ के लिए भी काम कर रहे हो, आप अदर स्टेक होल्डर्स के लिए भी काम कर रहे हो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लोग इन्वॉल्व है, चाहे वो सर्विसेज दे रही है, चाहे वो गुड्स दे रही है, दे कांट बी लाइक कि जो हमें पसंद है हम वो कर रहे हैं, चलो जी, ऐसा नहीं होता। यू नीड टू लिसन टू पीपल, राइट? यू नीड टू बी लाइक कि हाँ भाई हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं। और इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट से क्या क्या प्रमोट होता है? नंबर 1 अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबको पता है ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ये देखना है, मुझे ये देखना है, और नहीं देखेंगे तो फिर
पेनल्टीज अट्रैक्ट होंगी, नहीं देखेंगे तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट बनेंगे। तो जब आप इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट करते हो तो आप सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करते हो कि आपकी जिम्मेदारी, आपने इस चीज का ध्यान रखना है, आपकी जिम्मेदारी, आपने इस चीज का ध्यान रखना है, आपने अकाउंटेबिलिटी बना दी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अकाउंटेबिलिटी की। अगर आपने किसी को बताया नहीं है ना कि भाई ये काम तुम्हारा है, तो बोलेगा ये तो उसका है, वो तो उसका है, फिर तो रिस्क आना ही आना है, फिर तो कर ही जाओ। वो कहते हैं नहीं, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, ये वो वाला काम होता है। तो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। जब आप इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट को प्रमोट करते हो, आप ऑटोमेटिकली अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करते हो, बिकॉज देन यू नो कि भाई तुमने ये चीज का ध्यान रखना है, तुमने उस चीज का ध्यान रखना है, एंड यू नो ये काम नहीं हुआ तो मुझे किससे पूछना है, राइट। नंबर 2, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। जब आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो तो आप टाइम टू टाइम करते क्या हो? बेसिकली रिस्क इवैल्यूएशन में जब हमने बोला आपने असेस करना है रिस्क को, आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हो। ठीक है, हमने नया गुड लॉन्च किया, ये इसकी कितनी सेल है मार्केट में, ठीक है, क्या ये कस्टमर्स इसको पसंद कर रहे हैं, हमने ये वाली सर्विस जो है एड ऑन प्रोवाइड की, क्या कस्टमर्स को पसंद आ रही है, क्या ज़्यादा लोग इसको ऑर्डर कर रहे हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, आप चीज़ों का, आप गुड्स का, आप सर्विसेज का, लोगों का, जो अगर पर्सनली काम चल रहा है तो आप उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हो, राइट। नंबर 3, कंपनसेशन। यू आर ऑलवेज रेडी फॉर कंपनसेशन। कोई भी अगर गड़बड़ हो जाए तो आर यू रेडी टू कंपनसेट इट, राइट। कोई गड़बड़ हो जाए, कोई लॉस आ रहा है, आप उसे कंपनसेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट में एकदम से तुम्हें लॉस नहीं होता, एकदम से ऐसा नहीं होता कि ओ वी आर लूजिंग एनीथिंग, ऐसा कुछ नहीं होता। एंड लास्टली, बूस्ट प्रोडक्टिविटी एट ऑल लेवल्स। हर लेवल पे जो है ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, क्योंकि अब सबको पता है कि रिस्क मैनेजमेंट हो रही है, ठीक है, हम किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से बचने के लिए पहले से तैयार हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बढ़ेगी, राइट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन आप देखो, ऐसा नहीं होता कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क नहीं आता, सब में आता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई ऐसा स्पैन, कोई ना कोई ऐसा टाइम पीरियड आता है जब मार्केट शेयर गिर जाता है या बैड पब्लिसिटी हो जाती है, दिस ऑलवेज लाइक दैट। लेकिन जो भी ऑर्गेनाइजेशन उससे बाहर आ जाती हैं वो जो है एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, एंड इट कुड ओनली एंड ओनली हैपन when you do effective risk management। तो जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट होगा तो नंबर 1, अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड होगी। नंबर 2, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बराबर से होगा। नंबर 3, आप कंपनसेशन टाइमली करोगे। एंड नंबर 4, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि गलतियों के चांसेस कम हो गए ना, आपने रिस्क को पहले से ही मैनेज कर लिया तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई, राइट। अब आज के टाइम में क्यों भाई मैम ऐसा क्यों? वैसे तो देखो रिस्क मैनेजमेंट हर एक पर्सनल, प्रोफेशनल, हर एक की ज़िंदगी का एक एसेंशियल हिस्सा है, लेकिन आज के टाइम में इतना क्रूशियल क्यों है? बिकॉज वी आर इवॉल्विंग एज अ ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी जो है वो ग्लोबली इवॉल्व कर रही है, अलग अलग समिट्स में जाना। अब जैसे क्लाइमेट चेंज का हम टॉपिक लेते हैं, आप कोई भी समिट की बात करोगे, हर एक में हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज का ध्यान दो, क्लाइमेट चेंज का ध्यान दो। अगर एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप भी कंट्रीब्यूट करोगे तो आगे जाओगे। अगर एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप ये सोचोगे यार मुझे क्या है क्लाइमेट चेंज से, हम तो फॉसिल फ्यूल जला के काम करते हैं, हम तो वही करेंगे, तो फिर ये याद रखो कि आने वाले कुछ सालों में बंद कर दिए जाओगे, पीनलाइज कर दिए जाओगे, बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग ग्लोबली। तो क्योंकि हमारी इकोनॉमी ग्लोबली इवॉल्व हो रही है, जैसे पूरी दुनिया चल रही है हम भी वैसे चल रहे हैं, वी नीड टू बी कॉशियस with that, right? We need to be ready with that। जैसे गूगल जैसी कंपनीज है जो कहती है कि 2030 तक हम क्लीन एनर्जी ले आएंगे, हम जीरो एमिशंस कर देंगे। वो ऐसा क्यों कह रही हैं? क्यों कह रही हैं ऐसा? वो इसलिए कह रही हैं क्योंकि वो दुनिया के साथ चल रही हैं। उन्हें पता है कि कुछ सालों में क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी, ये सब चीज़ें प्रमोट होने वाली हैं, और जो भी ये चीज़ें हैं जो नॉट सो क्लीन एनर्जी हैं, जो क्लाइमेट में इम्पैक्ट डाल रही है, वो बंद कर दी जाएंगी। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट आज के टाइम में करना ज़रूरी है। नंबर 2, न्यूमरस रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस। पहले की तरह नहीं है एक फॉर्म भर दिया, 2 फॉर्म भर दिया, बात खत्म, नहीं। आज के टाइम में बड़े सारे कंप्लाइंसेस हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग, फैक्ट्रीज़ के लिए अलग, कंपनीज़ के लिए अलग, कंपनीज़ में अलग अलग कंपनीज़ के लिए अलग अलग कंप्लाइंसेस हैं। तो आज के टाइम में चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं, दे आर नॉट लाइक ओल्डर टाइम्स। आज के टाइम में चीज़ें बहुत स्ट्रिक्टर हैं, कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा हैं जिन्हें फॉलो करने की ज़रूरत है। क्रॉस बॉर्डर कमर्शियल एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं, यानी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। अब ऐसा नहीं है कि जो दुकान के बाहर माल लगा लिया तो लोगों ने ले लिया, अब तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी बहुत होता है। अगर आप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करोगे तो मुझे बताओ कि आपका प्रोडक्ट लेगा कौन? आप इस तरीके से सोचो, आप कहते हो कि भाई हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट।
आप कहते हो कि हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी कर लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कल को आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हो, आप नहीं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते, बिकॉज आप फॉलो ही नहीं करते चीज़ों को। तो रिस्क मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना चाहते हो, अगर आप क्रॉस बॉर्डर कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू रियली नीड टू पे अटेंशन टू ऑल दीज थिंग्स। एंड लास्टली यू नीड टू मेंटेन, आपको कुछ चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी। नंबर 1 सर्वाइवल, फॉर सर्वाइवल, ठीक है, वायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेसेस। अगर आप चाहते हो कि आगे आने वाले टाइम्स में आपका ऑर्गेनाइजेशन खड़ा रहे, टिका रहे, तो फिर रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस मार्केट। सो रिस्क मैनेजमेंट इज इवन मोर क्रूशियल इन टूडेज टाइम, ठीक है, और आने वाले टाइम्स में ये और भी ज़्यादा हो जाएगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट बहुत डायनामिक हो गई है, एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक है, जो हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट आज के टाइम्स में और भी ज़्यादा क्रूशियल हो गया है। पेटीएम जैसे सोचेंगे क्या ही हो जाएगा, कंप्लाइंस नहीं करेंगे, तो फिर हम सबको पता है कि क्या हुआ था, राइट। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको समझनी पड़ेंगी आज के टाइम में। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस रिस्क मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो बहुत असेंशियल हो जाता है और रिस्क मैनेजमेंट को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इसी के चलते 2 गोल्स हैं रिस्क मैनेजमेंट के। मिनिमाइजिंग द लॉसेस, अगर हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। कल को चाहे 10 कंपेटिटर्स उठ के आ जाए, हम अपने प्लान बी सी डी के साथ रेडी हैं, हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट का सबसे पहला गोल होता है मिनिमाइजिंग द लॉसेस। हम पहले से रेडी हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या करना है, अगर ऐसा हो गया तो क्या करना है। सो वी आर रेडी टू मिनिमाइज द लॉसेस, नंबर 1। एंड नंबर 2, मैक्सिमाइजिंग द पॉसिबिलिटीज, अपने सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ा लो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 7 वाली दुकान ने रेट कम किया ना, हम भी कम कर देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम पुराने वाले सामान के रेट कम कर देंगे, नए वालों को एज इट इज रखेंगे ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए, फिर हम उसको नए वाला सामान चेप देंगे, राइट। इट इज लाइक दैट। सो मैक्सिमाइजिंग द पॉसिबिलिटीज, जब आप मेंटली रेडी हो, जब आपने रिस्क मैनेजमेंट कर लिया, ये सामने वाली दुकान वाला ना, या ये जो दूसरी कंपनी ऐसे ऐड चलाती है, ये जानबूझ के ऐसे ऐड चलाते हैं, तो हमें भी इनको मैच करना पड़ेगा, हमें इनसे 1 स्टेप अहेड रहना पड़ेगा, राइट। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहली बात आप अपने लॉसेस को रिड्यूस कर लेते हो, आप अपने नुकसानों को कम कर लेते हो, और दूसरी बात आप पॉसिबिलिटीज बढ़ा लेते हो, आप अपने लिए चांसेस बढ़ा लेते हो, जहां आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार हम तो बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, हम इस रिस्क से बच सकते हैं, हमने अपने लिए पॉसिबिलिटीज बढ़ा ली कि हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, राइट। सो ये 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कैसे करेंगे, बाय सबसे पहले एस्टैब्लिशिंग द कॉन्टेक्स्ट। क्या ये रिस्क कंपेटिटर से रिलेटेड है, क्या ये रिस्क गवर्नमेंट से रिलेटेड है, क्या ये रिस्क रेगुलेटरी बॉडी से रिलेटेड है, या कई बार क्या होता है कस्टमर ही नमूने है, राइट। व्हाई डू आई से नमूने हैं, बिकॉज कस्टमर इतना डायनामिक है, राइट। मतलब आज के टाइम में इफ यू सी द इन्फ्लुएंसर्स, दे आर लाइक रनिंग द कैंपेन्स फॉर एवरीबडी, ठीक है। उससे क्या होता है कि कस्टमर को मैं ये भी ले लेता हूँ, मैं वो भी ले लेता हूँ, तो जिसका कैंपेन अच्छा चल रहा है वो प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है। सो डायनेमिक चीज़ें होना, ठीक है, या ऐसी मार्केट जिसमें चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं, अगर ऐसा कुछ है देन यू हैव टू बी रेडी विद न्यू आइडियाज, न्यू प्लान्स। तो पहले कॉन्टेक्स्ट चेक करो, भाई रिस्क आना किस चीज़ से, राइट। नंबर 2 से डिटेक्ट करो, फिर ढूंढो कि किस तरीके से ये रिस्क आ सकता है। अब आप देखो सडनली किसी प्रोडक्ट को बहुत हाइप कर दिया, सबने खरीद लिया, ठीक है, तो एक बारी तो उन्होंने अपनी सेल्स कर ली। डिटेक्ट करो कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, एनालाइज करो, ठीक है। हाउ कैन यू एनालाइज कि इससे हमें नुकसान कितना होगा, अगर फलाना ब्रांड आगे चल गया तो हमारा कितना नुकसान होगा, असेस करो, ठीक है। रिस्क को ट्रीट इट, यू कैन ट्रीट इट ऑल्सो, राइट। यू कैन ट्रीट इट लाइक आप ये समझो कि ठीक है, अगर ये इतने में बेच रहे हैं तो हम भी उसी रेट पे लाके बेच देते हैं, ठीक है, अगर इसमें सेल लगी हम भी सेल लगा देते हैं, राइट। उसे मॉनिटर करो टाइम टू टाइम, आप देखो कि अगर कस्टमर है, कस्टमर बदल तो नहीं रहा, कस्टमर को क्या नया पसंद है, अगर कंपेटिटर है तो कंपेटिटर क्या कर रहा है। ये सब चीज़ें तुम्हें तभी पता चलेंगी जब तुम्हें ये पता चलेगा कि रिस्क हमें है किस चीज़ से, राइट। एंड नंबर लास्ट, कम्युनिकेटिंग द रिस्क। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिस्क मैनेजमेंट के 2 ही गोल्स होते हैं, लॉसेस को रिड्यूस करना और पॉसिबिलिटीज़ को मैक्सिमाइज करना, लॉसेस को मिनिमाइज करना और पॉसिबिलिटीज़ को मैक्सिमाइज करना। ये हम कर कैसे सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश करके, डिटेक्ट करके, एनालाइज करके, रिस्क को असेस करके, ट्रीट करके, मॉनिटर करके एंड उससे कम्युनिकेट करके। सो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली इज अ टूल फॉर प्रोटेक्टिंग कंपनी एसेट्स सो दैट दे कैन बी
यूज्ड प्रोडक्टिवली। रिस्क मैनेजमेंट होता है कि हम अपने कंपनी के एसेट्स को प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्टिंग कंपनी एसेट्स सो दैट दे कैन बी यूज्ड प्रोडक्टिवली। उसे हम मैक्सिमाइज तरीके से यूज कर सके, चाहे वो हमारा HR है, चाहे वो हमारी मशीनरी है, चाहे वो हमारी गुडविल है, उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करना ताकि हम उसे प्रोडक्टिवली यूज करें। इसी को हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, इसी को हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। देखो इसके फायदे क्या क्या होते हैं। नंबर 1, इट सेव्स अ लॉट ऑफ मनी एंड क्रिएट सॉलिड कंटिजेंसी प्लान्स। आपने बहुत सारा पैसा बचा लिया। जैसे कि आपने पहले ही सोचा कि जो कंपेटिटर है ना यार, इनके ना ये जब सेल आती है ना तो ये अपने डब्बों के ऊपर कुछ कुछ कारीगरी कर देते हैं, कुछ कुछ ऐसा नया डाल देते हैं, कुछ दिए डाल देते हैं। इस बार हम क्या करते हैं ना, इस बार हम भी जो है नए बॉक्सेस बना लेते हैं। जैसे कि डोमिनोज, आपने देखा होगा डोमिनोज हो गए और जो ये पिज़्ज़ा ब्रांड्स हो गए, जब ये वर्ल्ड कप्स आते हैं या क्रिकेट मैचेस आते हैं तो वो अपने डब्बे चेंज कर लेते हैं, ठीक है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। सो अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हो तो आपको अचानक से ऐसा धक्का नहीं लगेगा कि यार सडनली बहुत सारा पैसा मुझे खर्च करना है। आप वेल प्लान्ड हो, आपने शुरू में ही कंटिजेंसी प्लान्स बना लिए कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। ऐसा ही होता है एंड वी सेव अ लॉट ऑफ मनी। अचानक से पता चला रहे कंपेटिटर ने तो नए डब्बे बनवा लिए, जल्दीबाजी में डब्बे बन रहे हैं, गलतियां हो रही हैं, राइट, वो सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन व्हेन यू आर ऑलरेडी रेडी, अब आपको पता है कि यार ये ऐसा करेगा तो हम भी ऐसा कर लेंगे, हम इससे एक स्टेप आगे चले जाएंगे, हम और कुछ एडिशन में दे देंगे, हम फ्री में कुछ दे देंगे। तो वो जो सारी चीजें होती है वो कंटिजेंसी प्लान्स है, वो एकदम से नहीं आता, दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड विद इट, राइट। वो एकदम से नहीं आएगा, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उस चीज को लेकर के, ठीक है। तो पैसा बहुत ज्यादा बच जाता है। नंबर 2, हेल्पफुल इन मेकिंग प्लान्स एंड टेक द चांसेस इन अ प्रोजेक्ट और बिजनेस। अच्छे प्लान्स बनाने में मदद करता है, ठीक है, कि हम कैसे रिस्क, कितना रिस्क हम ले सकते हैं, हम क्या क्या प्लान्स जो हैं उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, ग्रेटर डिपेंडेबिलिटी अमंग द इंटरेस्टेड पार्टीज एंड दैट इज रिजल्टिंग इन इंक्रीज रेप्यूटेशन। यार हम लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, हम लोग किसी ब्रांड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पता होता है कि यार ये रिस्क मैनेज कर लेंगे, ठीक है। हम कब इन्वेस्ट करते हैं, जब हमें पता है कि यार हमारा पैसा डूबेगा नहीं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट जो है ये वो कर सकते हैं, इसीलिए कोई भी इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। जब आपकी कंपनी की इमेज ऐसी बनी हुई है कि यार कंपनी तो रिस्क ही नहीं मैनेज कर पा रही, कंपनी तो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को पे ही नहीं कर पा रही है, तो वो सब चीज़ें गलत हो जाती हैं, ठीक है। वहाँ पे आपकी इमेज जो है बेकार हो जाती है। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो तो हमें भी पता है कि यार इस ब्रांड से अगर हम खरीदेंगे, इस कंपनी से अगर हम खरीदेंगे तो दे आर वेरी ट्रस्टवर्दी और इन पे जो है हम भरोसा कर सकते हैं, राइट। दे आर वेरी वेरी ट्रस्टवर्दी और इन पे हम भरोसा कर सकते हैं। तो वो भरोसे वाला जो पॉइंट है वो तभी आ पाएगा जब आप तरीके से जो है अपना रिस्क मैनेजमेंट करोगे, राइट। 4th, it comforts the significant stakeholders across the firm। significant stakeholders कौन होते हैं? एम्प्लॉयज हो गए, गवर्नमेंट हो गई, जिनका स्टेक है ऑर्गेनाइजेशन में, क्रेडिटर्स हो गए, रेगुलेटरी बॉडीज हो गई, उनको कंफर्ट कर देते हैं। कंफर्ट कैसे कर देते हैं, मतलब वो लोग भी एकदम वो हो जाते हैं कि हाँ यार वी कैन ट्रस्ट देम। अगर बाई चांस एम्प्लॉय को लगे यार ये तो रिस्क ही नहीं मैनेज कर पा रहे, ये तो डूब जाएंगे, ये डूब गए तो ये हमें भी डुबा देंगे, क्रेडिटर्स को लगा यार ये तो मेरे पैसे ही नहीं वापस कर पाएंगे, कोई भी आप में इन्वेस्ट नहीं करेगा, ना एम्प्लॉय आपके साथ टिकेगा। जैसे हम कहते हैं ना डूबती कश्ती के साथ कोई नहीं डूबता, सबसे पहले लोग भाग जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू कंफर्ट देम। वो आराम से बैठ जाएंगे यार ये ऑर्गेनाइजेशन रिस्क मैनेज कर लेती है, इनके पास प्लानिंग है। तो अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें हो, यू हैव टू डू रिस्क मैनेजमेंट। ऐसा नहीं होता कल को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप कुछ ऐसा सुपर हीरो बन के उसको डील करोगे, नहीं, यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट। और वो रेडी आपके लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। 5th, एनहांसमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग। यहाँ पे आपका SM का टॉपिक आता है, ठीक है, जिसकी रिविजन हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। स्ट्रैटेजिक एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो प्लानिंग ही तो है ना। रिस्क मैनेजमेंट है क्या? रिस्क मैनेजमेंट इज प्लानिंग। कल को ऐसा हो जाएगा तो मैं ये कर लूँगा, कल को मैंने पेपर नहीं दिया तो मैं ऐसा कर लूँगा। तो स्ट्रैटेजिक एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग बहुत ज़्यादा एनहांस होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है, राइट। तो स्ट्रैटेजिक एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग को एनहांस करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट को हमें करना ही पड़ेगा ताकि हम अच्छे से हर चीज़ को बिफोर हैंड प्लान कर सकें। एंड लास्टली एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
रिडक्शन इन लीगल एक्शन, कोई केस नहीं होगा, अवॉइडिंग ब्रेकेजेस, इट लोअर्स द कॉस्ट। ठीक है, अब क्या होता है, हमें पता है कि यार जब हम प्री प्लान्ड हैं, जब हम प्री प्रिपेयर्ड हैं, तो कोई केस नहीं कर सकता, कुछ गलत नहीं हो सकता, सब अच्छा ही होगा, सब बढ़िया ही होगा। फॉर दैट ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। ये सारे एडवांटेजेस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जाननी आपके लिए ज़रूरी है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करता है, trust me, they will, gain the trust of all the significant stakeholders, those who have taken it, right? उसके बाद स्टेप्स क्या है रिस्क मैनेजमेंट के? रिस्क मैनेजमेंट के 4 ही स्टेप्स हैं, राइट? रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ रिस्क, जो हम अभी पढ़ करके आए हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, आज हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन के ही 2 मेजर एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या है? ये फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, कि हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इट क्लासिफाइज द ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क्स बेस्ड ऑन कैटेगरीज, इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क को क्लासिफाई करना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके के रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम तरीके के रिस्क नहीं होते। ठीक है, कईयों में कंपेटिटर्स के बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं, कईयों में गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज चेंज होने के बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये ऑटोमोबाइल है, क्या ये आईटी है, क्या ये एक्सपोर्ट में डील कर रहे हैं, या कोई और चीज़ है। वो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क्स में कैटेगरीज को देखना, नंबर 1। ठीक है, इसका गोल क्या है? गोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले गोल ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज एंश्योरिंग दैट ऑल द पोटेंशियल रिस्क्स आर डिटेक्टेड। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनना। रिस्क आइडेंटिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं कहता कि ये ज्यादा है, ये कम है, ज्यादा कम वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इट्स लाइक जॉटिंग डाउन कि क्या क्या रिस्क हो सकता है। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि ये सिग्निफिकेंट है, ये ट्रिवियल है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे गोल ये कि हम हर उस पोटेंशियल रिस्क को लिख सके जो ऑर्गेनाइजेशन को हिट कर सकता है, हर उस पोटेंशियल रिस्क को, माइंड इट, राइट? ये बात को ध्यान से देखो कि गोल ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस ये है कि हर पोटेंशियल रिस्क को डिटेक्ट किया जा सके, फाइंड आउट किया जा सके कि ये क्या गोल है, ये क्या गोल है, ये क्या गोल है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक गोल है, अल्टीमेट गोल। इससे क्या होता है? मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स व्हाइल मिनिमाइज द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट, सेटबैक्स एंड थ्रेट्स। हर चीज का, हर प्रोसेस का पहला कदम यही होता है कि हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। तो आप हर तरीके के रिस्क को आइडेंटिफाई करो, हर पोटेंशियल रिस्क को डिटेक्ट करो, जिससे हम बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके और नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर सके, बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके और नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर सके। और फाइनल गोल क्या है? सप्लाइंग द डाटा फॉर द नेक्स्ट स्टेज टू कंटिन्यू। नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए हमें सारा का सारा डाटा जो है सप्लाई करना है। तो ये 3 मेजर गोल्स हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन के। एक नॉर्मल गोल है कि हमें सारे पोटेंशियल रिस्क को डिटेक्ट करना है, एक नॉर्मल गोल है कि हमें सारे पोटेंशियल रिस्क को डिटेक्ट करना है। अल्टीमेट गोल क्या है? यू हैव टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स एंड मिनिमाइज द नेगेटिव इफेक्ट्स। यू हैव टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स एंड मिनिमाइज द नेगेटिव इफेक्ट्स। एंड नंबर 3 फाइनल गोल है सप्लाइंग द डाटा फॉर द नेक्स्ट स्टेज टू कंटिन्यू द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो ये 3 गोल्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस है नंबर 1, क्रिएटिंग अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, राइट? बिगिन विद प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, सक्सेस फैक्टर्स। पहले ये देखो, प्रोजेक्ट को समझो सबसे पहले, राइट? प्रोजेक्ट क्या कहता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसमें कैसे हम सक्सेस लेके आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखना। क्योंकि हमें इसको बहुत इन डेप्थ देखना पड़ेगा कि भाई प्रोजेक्ट की हर माइन्यूट डिटेल हमें पता होनी चाहिए, और हर माइन्यूट डिटेल से जुड़ा हुआ कोई भी पोटेंशियल रिस्क आपको लगता है कि वहाँ तक पहुँच सकता है, उसे आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। नंबर 2, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। उसके बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी शुरू करो। हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है, रिलायबल इन्फॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। वेरियस सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करना शुरू कर लो, जो कि हाई क्वालिटी है, जो कि रिलायबल है, ताकि हम उसे आगे लेकर के जा सके, राइट? नंबर 3, अप्लाइंग रिस्क आइडेंटिफिकेशन टूल्स एंड टेक्निक्स, राइट? यानी कि बेस्ट टेक्निक्स चुनना। बेस्ट टेक्निक्स किसके लिए? टाइप्स ऑफ रिस्क क्या है, एक्टिविटीज क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल मैच्योरिटी क्या है, और टूल्स एंड टेक्निक्स है, राइट? अप्लाइंग टूल्स एंड टेक्निक्स। रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स देखनी जरूरी है, राइट?
द फोर्थ वन इज डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क। उसके बाद आप लिख लो, क्योंकि इसका पर्पस ही है, यहाँ पे द मेजर पर्पस है कि हम पोटेंशियल रिस्क को डॉक्यूमेंट करें, हम उन्हें लिखें। डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क में क्या है, आप एक रिस्क रजिस्टर बना लो और रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर करो। कॉजेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ठीक है। नंबर वन, एक रिस्क रजिस्टर बना लो जिसमें आपने सारे रिस्क को जॉट डाउन करना है, जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस का सबसे नंबर वन फैक्टर है, ठीक है। और आपने ब्रेक डाउन करना है स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करो कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस के साथ, कि इसके कॉजेस क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ठीक है। इसके कॉजेस क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। पहले हमने यहाँ पे सिर्फ रिस्क को डॉक्यूमेंट किया कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, और रिस्क के साथ साथ किसी भी रिस्क का कॉज क्या है, किसी भी रिस्क का कॉन्सिक्वेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद आप रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करो, इसका स्कोप क्या होना चाहिए, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेंट्स शुड बी रिकॉर्डेड, आप रिस्क आइडेंटिफिकेशन कैसे कर रहे हो, ठीक है। एंड लास्टली, असेसिंग द प्रोसेस इफेक्टिवनेस, ठीक है। उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, क्रिटिकल असेसमेंट आफ्टर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। उसकी क्रिटिकल असेसमेंट करो कि भाई सोचो कि अगर ये रिस्क आ जाता है तो क्या कैसा होगा, ये रिस्क होता है तो क्या होगा। तो सबसे पहले बात आती है रिस्क आइडेंटिफिकेशन की, सबसे पहले जो बात आती है वो आती है रिस्क आइडेंटिफिकेशन की। रिस्क आइडेंटिफिकेशन के गोल्स हमने पढ़ लिए। इसके प्रोसेस में सबसे पहले क्रिएटिंग अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, gathering information from various sources, applying risk identification tools and techniques, documenting the risks, documenting the risk आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, एंड लास्टली असेसिंग द प्रोसेस इफेक्टिवनेस। ये सारी चीजें देखनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज हम यहीं तक रुकेंगे, राइट, फॉर द फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट वील डू डे आफ्टर टुमारो। प्रॉब्ली 12 क्लासेस में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू आर अटेंडिंग ऑल द सेशंस and I will see you day after tomorrow. Do like the video, share the video with your friends और मुझे comment section में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। नोट्स आपको मेरे मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। कॉमेंट बिलो हाउ डिड यू फाइंड द वीडियो, और अगर कोई भी डाउट है तो आप अगेन कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आई विल क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट सेशन, राइट। आई होप प्रोफेशन के लिए ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल क्लास रही है। डे आफ्टर टुमारो हम मिलेंगे। ये सेशंस न्यू ओल्ड दोनों के लिए ज़रूरी है। 20 मार्क्स का टॉपिक है, मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग इट। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू डे आफ्टर टुमारो हियर ओनली on my YouTube channel. Make sure that you're subscribed to it and hit the bell icon right next to it so that whenever I upload a video, you get notified. I will see you day after tomorrow at 11 a.m. here only. Bye bye.